हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे हाथों से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हैंडी का मतलब हाथों से, क्राफ्ट मतलब कलाकारी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे हाथों की कलाकारी वाले प्रोडक्ट थे, यानी हाथों से बनाए जाते थे। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से तो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं। अंग्रेज कहते हैं कि भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इंडस्ट्री से, बहुत पैसा कमा रहे हैं फिनिश गुड्स को बना के बेच के, अरे इनको गुलाम बनाना है तो भाई इनको गरीब करना पड़ेगा। आजादी से पहले की बात करी जा रही, यानी अभी देश गुलाम है, मतलब आजाद नहीं हुआ, गुलाम है। उस टाइम पे आप ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो लोग हैं वो कहाँ पे काम कर रहे थे। हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग, आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर जो 1 है इंडियन इकोनॉमिक्स का, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो है मेरे बच्चे चैप्टर है। ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की जो सीरीज शुरू हो रही है वो दोनों बच्चों के लिए है। 11th क्लास के स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है ये वाली क्लास, जो जिनका इंडियन इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है उनके लिए भी है, और 12th जो सीबीएसई के बच्चे उनका तो है ही है। ये दोनों के लिए अच्छे से हम करते हैं। फटाफट से एक बार देख लीजिए इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक करेंगे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल टॉपिक करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक करेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल करेंगे, पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है ये टॉपिक करेंगे, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये टॉपिक करेंगे। और लास्ट में मेरे बच्चे एक टॉपिक आता है आपका सुएज कैनाल, ये भी हम सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले अगर एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले मेरे बच्चे, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से जस्ट बिफोर हमारे देश की क्या हालत थी। अभी हमारे देश को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, आजाद नहीं हुआ हमारा देश, आजादी से जस्ट पहले हमारे देश की क्या हालत थी, यानी अंग्रेजों के समय में हमारे देश की क्या हालत थी, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम करने वाले। हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे क्या? इस पूरे चैप्टर में ये करेंगे, एक तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, दूसरा अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश की क्या हालत थी, और तीसरा अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे देश में क्या क्या कुछ पॉजिटिव हुआ या जो भी हम थोड़ा बहुत वो भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हर एक चीज को बड़े अच्छे समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये टॉपिक करते हैं, अच्छा इस टॉपिक को करने से पहले मुझे ये बताइए कि हमारे देश को आजादी कब मिली थी? हमारे देश को आजादी कब मिली थी? इंडिपेंडेंस डे कब आता है भाई हमारे देश का? हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे कब आता है? जल्दी से बताइए, इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी। हमारे देश को 200 वर्ष तक, कम से कम 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने क्या बना के रखा था? गुलाम बना के रखा था। और उसके बाद हम सारे हिंदुस्तानियों ने, हमारे देश के जो बहुत से नौजवान हैं जैसे कि भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, और कितने शहीद हुए हैं आपको पता है देश को आजाद कराने के लिए, है ना, हम सबको पता है, राइट। जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, हमारे जो जवान लोग थे, कितने जवानों की जो है मृत्यु हो गई थी सिर्फ हमारे देश को क्या है आजाद कराने के लिए, और कितना स्ट्रगल किया था हम सबको पता है। और इतना स्ट्रगल करने के बाद कितने लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें, है ना। तो फाइनली क्या हुआ था, आप सबको पता है, कम से कम 200 वर्ष तक हमारे देश को क्या बना के रखा था? गुलाम बना के रखा था। और फाइनली हमने क्या किया था? अंग्रेजों को हमारे देश से दफा कर दिया था, ठीक है। तो कम से कम 200 वर्ष तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, और हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? रिपब्लिक डे क्या है? रिपब्लिक डे में क्या होता है? हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। तो कब आया था? 26 जनवरी, बताइए, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था। ये सब हमें पता है, ठीक है जी। इतना तो हमें पता है कि हमारे देश को अंग्रेजों ने कम से कम 200 वर्ष तक गुलाम बना के रखा था, और हमारे देश की हालत क्या हो गई थी। हमारा देश जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, जो हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया कहलाता था। और जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने हमारे देश के हमारे जो है देश के पंख काट दिए थे, हमारे पंख काट दिए थे, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट, है ना। चल जी, तो सबसे पहले मेरे बच्चे एक टॉपिक है, ये वाला टॉपिक करते हैं। सबसे पहले क्या टॉपिक है? इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड। बिफोर कॉलोनियल पीरियड का मतलब है अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, हम ये पढ़ने वाले। यानी अभी अंग्रेज आए नहीं हमारे देश में, आने से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, हम यहाँ पे पढ़ने वाले।
सबसे पहला पॉइंट है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम सबको पता है जो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी ही जो है मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल था, ठीक है। लोग जो उगाते थे अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगाते थे, अपना सर्वाइवल करते थे उससे, है ना। तो एग्रीकल्चर ही था मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल था लोगों का, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक साधन था, लोगों को काम धंधे का भी एक साधन क्या था, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी थी। नेक्स्ट है, ओनली द क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, जिसको मैं सबसिस्टेंस फार्मिंग भी बोलती हूँ। देखो भाई, अंग्रेजों के आने से पहले जो हम लोग कहते हैं ना मोह माया से दूर थे, कोई लालच ही नहीं था। लालच आए कब था हमारे में, अंग्रेजों के आने के बाद। जब अंग्रेज इतने लालची थे तो हमारे मन में थोड़ा सा लालच आया था, पैसे कमाने का लालच आया था। ये मनी का सिस्टम ही अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। इससे पहले तो हमें पता बार्टर सिस्टम होता था हमारे देश में, ठीक है। सो ओनली द क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी जो उगाया जाता सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए उगाया जाता, बेचना हमारा पर्पस नहीं था। हम जो भी क्रॉप्स को उगाते थे सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए उगाते थे, अपने फैमिली का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए उगाते थे, बेचना पर्पस हमारा नहीं था। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सबसिस्टेंस फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सबसिस्टेंस फार्मिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया वाज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे हाथों से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हैंडी का मतलब हाथों से, क्राफ्ट मतलब कलाकारी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे हाथों की कलाकारी वाले प्रोडक्ट थे, यानी हाथों से बनाए जाते थे। जैसे अगर आप मैं एग्जांपल दूं, हाथों से स्वेटर बुनना, या जूट के कारपेट्स वगैरह बनाना हाथों से, या मटके वगैरह बनाना, यानी हाथों की कलाकारी वाले प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज्यादा फेमस था। सिर्फ हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व में थे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो हमारे उस प्रोडक्ट की क्या थी, डिमांड थी। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था हमारा देश, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे थे। हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हो रही थी, और जीडीपी में भी जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत अच्छा था। और हमारा देश गरीब नहीं था, हमारा देश का जीडीपी भी सही चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो हमारे देश की क्या हालत कर दी, जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो, सुंदर सुंदर हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट्स है ना, बहुत फेमस था, सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। चलिए नेक्स्ट क्या है, पीसफुल ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया एंड यूरोप के बीच में बहुत ही पीसफुल ट्रेड होता था। ट्रेड का मतलब व्यापार होता था, बहुत ही शांतिपूर्वक व्यापार होता था। हमें पता है हमारा भारत किस में आता है, एशिया में आता है, और यूरोप किसके अंदर आता है, ब्रिटेन किसके अंदर आता है, यूरोप में। हमारा भारत एशिया में आता है और ब्रिटेन किसके अंदर आता है, यूरोप में आता है। यानी भारत और ब्रिटेन का बहुत ही शांतिपूर्वक दोनों के बीच में एक व्यापार होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, कोई ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने हमारे देश की क्या हालत कर दी, हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट। हमारा देश क्या था, आजाद सोने की चिड़िया था, है ना। हमारे देश का जीडीपी भी अच्छा चल रहा था, देश में अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी, ठीक है। हमारा देश अच्छा चल रहा था, है ना। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे, क्योंकि देश में ऐसा नहीं था कि गरीबी थी, हमारे देश में अच्छा खासा पैसा भी था हमारे देश में। लेकिन जब अंग्रेज आ गए हमारे देश में तो इस सोने की चिड़िया, जो हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके पंख काट दिए और हमारे देश को गुलाम बना दिया। और वो हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। सो अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश क्या था, एक आजाद देश, आजाद देश था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश की क्या हालत हुई अंग्रेजों के आने के बाद, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले की बात करी जा रही है यहाँ पे। यानी अंग्रेजों के समय में डिफरेंट सेक्टर्स की क्या क्या हालत होगी थी, हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, इंडस्ट्रियल की क्या थी, फॉरेन ट्रेड की क्या हालत होगी, डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी होगी थी, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में मेरे बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के समय पे क्या क्या हालत हो गई थी डिफरेंट सेक्टर्स की। तो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले मेरे बच्चे, हम शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरुआत करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से जस्ट बिफोर हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, आजादी से पहले की बात करी जा रही है, यानी अभी आजाद नहीं हुआ, अंग्रेजों का ही समय चल रहा है। यानी अंग्रेजों के समय में हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी क्या हालत हो गई थी। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है, खाली इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है। पहला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम बोला जाता है, इसी को टेन्योर सिस्टम बोला जाता है, और इसी को मेरे बच्चे हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान सबका सिर्फ यही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझाती हूँ मेरे बच्चे, हम समझते हैं जमींदारी सिस्टम क्या था।
जमींदारी सिस्टम, सबका ध्यान यही होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ, वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं, अगर अभी मैं शुरुआत करती हूँ स्टार्टिंग से, बिल्कुल देखो अभी अंग्रेज नहीं आए हमारे देश में। अंग्रेजों के आने से पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर ये जो जमीन है, इस जमीन पे कौन काम करता था? फार्मर्स काम करते थे। इस जमीन पे कौन काम करता था? फार्मर्स काम करते थे। फार्मर्स इस जमीन पे क्या उगाते थे? फसल उगाते थे, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे, जिसको मैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी बोलती हूँ। इस अंग्रेजों के आने से पहले इस जमीन पे कौन काम करता था? फार्मर्स ही काम करते थे। और जो इस जमीन पे काम करता था वही क्या होते थे? ऑनर ऑफ लैंड होते थे। तो फार्मर्स ही जो है ऑनर ऑफ लैंड होते थे। फार्मर्स वर द ऑनर ऑफ लैंड। अंग्रेजों के आने से पहले जमीन का मालिक कौन होता था? फार्मर्स ही होते थे। जो इस जमीन पे काम कर रहा है वही उसका क्या होता था? मालिक होता था, वही उसका क्या होता था? ऑनर होता था। अब अंग्रेज आ गए हमारे देश में। अंग्रेजों ने देखा कि फार्मर्स तो भाई इस जमीन के मालिक बने बैठे है ना, इस जमीन के मालिक बने बैठे, ये क्या कर रहे हैं फार्मर्स, है ना, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई अंग्रेज आए क्यों थे हमारे देश में? पैसा कमाना है और इस देश को गुलाम बनाना है। यही चाहते थे, इस देश को गुलाम बनाना, यानी हमारे भारत को गुलाम बनाना। दूसरा, हमारे भारत से ज्यादा पैसा, हमारे भारत से ज्यादा क्या करना चाह रहे थे? पैसा निकालना चाह रहे थे, मतलब ज्यादा पैसा लूट के जा सके। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? तो हमारे देश में कौन आ गई? हमारे देश में मेरे बच्चे आके आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। हमारे देश में क्या आ गया मेरे बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, अंग्रेजी सरकार आ गई, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने देखा इस जमीन के मालिक तो भाई फार्मर बने बैठे, इस जमीन के मालिक कौन बने बैठे? फार्मर बने बैठे। और उन्होंने बोला कि जमीन से तो पैसा चाहिए मुझे, रेंट के फॉर्म में मुझे तो पैसा चाहिए। तो उन्होंने किसको अपॉइंट करा? इन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया? जमींदार को अपॉइंट कर दिया। किसको अपॉइंट कर दिया अंग्रेजों ने? जमींदार को अपॉइंट कर दिया। और इन्हीं जमींदार को हम क्या बोलते हैं? ऑनर ऑफ लैंड बोलते हैं या फिर ऑनर ऑफ सॉइल बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इनको क्या बना दिया? इस जमीन का मालिक बना दिया। अब इस जमीन के मालिक कौन है? अब इस जमीन के मालिक कौन बन गए मेरे बच्चे? जमींदार बन गए। अब इस जमीन के मालिक कौन बन गए? जमींदार बन गए। अब जमींदार होते कौन थे? जमींदार मेरे बच्चे वो होते थे जो अंग्रेजों के आगे पीछे घूमते रहते थे। अंग्रेज बोले हाँ तो वो बोलते हाँ, वो अंग्रेज बोले ना तो वो बोलते थे ना, है ना। तो जो उनके आगे पीछे चापलूसियां करते थे, उनके आगे पीछे दो मिलाते फिरते थे, वो उनको क्या बना दिया? उन्होंने जमींदार बना दिया, है ना। जो अंग्रेजों के कहते हैं ना पालतू लोग हो गए, जो उन्होंने बोला हाँ खड़ा हो तो वो खड़ा हो गया, बैठ तो बैठ, उनको क्या बना दिया? इस जमीन का क्या बना दिया? मालिक बना दिया। तो अंग्रेजों ने अब जो पहले फार्मर थे जमीन के मालिक, अब किसको बना दिया? जमींदार को जो है मेरे बच्चे इस जमीन का क्या बना दिया? मालिक बना दिया। अब अंग्रेज जमींदार को ये कहते हैं कि भाई मुझे जमीन का फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितने मर्जी फार्मर्स अपॉइंट करे, उनको कितना मर्जी मार पीट चाबुक से मार, जो मर्जी उनके साथ कर, जितना मर्जी उनको एक्सप्लॉइट कर, जितना मर्जी उनके साथ अत्याचार कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए। अंग्रेज कहते हैं जमींदार को, जमींदार कहते हैं जी मालिक जैसा आप कहे हम वैसा कर लेंगे। तो आप जमींदार किसको अपॉइंट करते थे? जमींदार किसको अपॉइंट करते थे? फार्मर्स को अपॉइंट करते थे, जिनको क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? टिलर्स ऑफ लैंड या टिलर्स ऑफ सॉइल बोला जाता है, एक ही बात है। या इन्हीं को मेरे बच्चे लैंडलेस लेबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? लैंडलेस लेबर भी बोला जाता है। अब जमींदार ने किसको अपॉइंट कर दिया? फार्मर्स को अपॉइंट कर दिया। अब जमींदार तो बस यहाँ पे एक मंजी डाल के ऐसे बैठ जाता था। अब फार्मर्स को अपॉइंट कर दिया। फार्मर सारा दिन सारी रात पूरी मेहनत करते, खून पसीना निकाल के फसलों को उगाते थे। अब फसलों को उगाते थे तो फसलों को बेच के जो पैसा आता था ना, जमींदार सारा का सारा कोशिश करता उनसे पैसा निकालने की कोशिश करता, दे उनको मारता था या जो भी उनके साथ अत्याचार करता था, और उनसे जितना ज्यादा फार्मर से पैसा निकालने की कोशिश करता था, फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट किसको दे देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता और बाकी अपनी जेब में दबा लेता। ध्यान से समझिए क्या होता था। अब जमींदार किसको अपॉइंट करता? फार्मर को। फार्मर सारा दिन सारी रात जो है मेहनत करता, फसलों को उगाता, है ना, फसलों को उगाता, जो भी फसल बिकती, बिकने पे जो पैसा आता था जमींदार उनसे सारा पैसा निकालने की कोशिश करता था। और जमींदार के पास बहुत सारा पैसा है, जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था वो पहले देता था, और उसके बाद सारा का सारा पैसा जो है अपनी जेब में दबा लेता था। अरे फार्मर्स के पास इतना तक पैसा नहीं बचता था कि अगले साल फिर से उनको फसल बोनी है, फिर से उनको बीज खरीदने हैं या खाद वगैरह खरीदनी है, उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो दोबारा से फसल वगैरह उगा पाए। ये तो चलो वो हालत होगी कि चलो बारिश आई, फसल होगी, फसल बिकी तो पैसा आया तो जमींदार ले गया, फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट उसको दे दिया और बाकी जो है अपनी जेब में दबा ली। ये तो तब हुआ कि बारिश हुई। अगर मान लो लेट्स से बारिश हुई नहीं और क्रॉप फेलियर हो गया, फसल ही नहीं उगी, अब फसल उगी नहीं तो बिकी नहीं तो पैसा आया ही नहीं फार्मर्स के पास। अब फार्मर्स क्या करें? जमींदार तो उनको एक्सप्लॉइट करता था कि पैसा दे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती थी? हमें हमारा
फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए, यानी लगान चाहिए। अगर समय पे नहीं दिया गया तो 2 गुना लगान कर देंगे, 3 गुना लगान कर देंगे, 4 गुना लगान कर देंगे। अरे भाई फार्मर उतना नहीं पे कर रहा, डबल ट्रिपल कैसे पे करेगा? अब बेचारा फार्मर क्या करे, फसल उगी नहीं, बिकी नहीं, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो कैसे पे करे उनको, क्या करे फार्मर? तो फार्मर बेचारा क्या करता था, कर्जा लेता था। कहां से लेता था? बड़े बड़े सेठ साहूकारों उनसे कर्जा लेता था, जो मनी लेंडर जिनको हम बोलते थे, उनसे क्या लेता था, पैसा लेता था मनी लेंडरों से। बड़े बड़े सेठ साहूकारों, जो उस गांवों के जो बड़े बड़े सेठ व्यापारी लोग होते थे, उनसे पैसा लेता था। अब पैसा लेता था, लेकिन ब्याज इतना देना पड़ता था, ब्याज की तो औकात ही नहीं थी चुका पाए, लेकिन फिर भी ले लेता। क्यों? अदरवाइज ये तो मारते थे, इतना मारते थे, परिवार को मारते थे, बीवी बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ते थे यार, है ना। तो भाई अब पैसा ले लेता था, अब पैसा लेके इनको दे देता था, जमींदार को दे देता था, जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट उनका पेट भर देते थे और अपना खुद का पेट भी भर लेता था। जमींदार अंग्रेजों का पेट भर देता था और खुद का पेट भी भर लेता। अब बेचारा फार्मर जाए तो जाए कहां जाए भाई, क्योंकि कर्जा तो ले लिया, दे तो दिया, अब एक कर्जा और बढ़ गया है, मनी लेंडर का पैसा भी देना है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया लोन चुकाना है, चुकाने की औकात नहीं है। कैसे उकाए, कैसे चुकाए, है ना, अफोर्ड ही नहीं, कैसे चुकाए कैसे, क्योंकि फसल तो उगी नहीं, बिकी नहीं, पैसा तो है ही नहीं उसके पास, कैसे चुकाए? बेचारा क्या होता है, कर्जे में फंस जाता है, तो लास्ट में क्या कर लेता था, सुसाइड कर लेता था। तो ये हालत थी मेरे बच्चे, ये हालत थी हमारी, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, यही था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब जो भी लैंड से रेवेन्यू आता था सारा का सारा जमींदार ले जाता था, और जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को दे देता और बाकी अपनी जेब भर लेता था। इसी को मेरे बच्चे हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश किसको पॉइंट करती थी, जमींदार को पॉइंट करती थी। इसी को मेरे बच्चे टेन्योर सिस्टम बोला जाता है। टेन्योर का मतलब होता है रेंट, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था। इसी को मेरे बच्चे लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। तो आसान भाषा में बात करूं, आसान भाषा में क्या है, अगर मैं आपको आसान भाषा में बात करूं, पहले इस जमीन का मालिक फार्मर होता था जो इस जमीन पे काम करे, लेकिन अंग्रेज आगे खुशी तो बर्दाश्त हुई नहीं। अंग्रेजों ने किसको अपॉइंट करा, जमींदार को अपॉइंट करा। जमींदार को बोला कि तू कितने मर्जी फार्मर्स अपॉइंट कर ले, मुझे मेरा फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए, ठीक है जी। तो जमींदारों ने किसको अपॉइंट कर दिया, फार्मर्स को अपॉइंट कर दिया। अब फार्मर सारा दिन सारी रात मेहनत कर रहे, मेहनत करके फसल उगा रहे, ठीक है। जो फसल बिकने पे जो पैसा आता था कौन ले जाता था, जमींदार ले जाता था, राइट। अब जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों का पेट भर देता था और खुद का भी पेट भर लेता था। तो यही हालत थी अगर मैं बात करूं। और जमींदार कोई एफर्ट्स नहीं डालते थे, अंग्रेज या फिर जमींदार कोई एफर्ट्स नहीं डालते थे, कोई फार्मर्स की हेल्प नहीं करती थी कि उनको कोई अच्छी क्वालिटी की सीड्स दे दे, या उनको खाद प्रोवाइड कर दे, या इरिगेशन परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, कोई ट्यूबवेल प्रोवाइड कर दे, या फिर कोई कुआं वगैरह उनके लिए खुदवा दे। कोई इनको हेल्प नहीं करते थे, बस ऐसे मंजे डाल के जमींदार बैठ जाता था। और जब पैसा लेने की बारी आती थी तो बोलता था मैं जमीन का मालिक हूं, लेकिन जब उनकी मदद करने की बारी आती थी तो कोई भी फार्मर्स की हेल्प नहीं करता था। इतना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करता था जमींदार, किसको, फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा क्या करता था, एक्सप्लॉइट करता था। तो यही मेरे बच्चे बात है, यही हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ध्यान समझना। अंग्रेजों के आने से पहले जो क्रॉप्स उगाई जाती थी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाई जाती थी, जिसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते थे, क्योंकि लालच ही नहीं था, है ना, खुद के लिए उगाना, खुद के परिवार का पेट भरना। लेकिन जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि अब जो क्रॉप्स उगेगी वो बेचने के पर्पज से उगेगी। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर बेचेगा पैसा आएगा तो ही तो जमींदार को पैसा चुका पाएगा ना। तो इन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया कि अब जो क्रॉप्स उगेगी, मान लो अगर लेट्स से इसमें इसकी कैपेसिटी है 100 किलो उगाने की, तो 10 किलो तो चलो वो अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, बाकी जो 90 किलो है अब बिकेगी, बिक के पैसा आएगा, पैसा जो आएगा वो जमींदार ले लेता था और अंग्रेजों इन दोनों में बढ़ जाता था, वही वाली कहानी है। तो कमर्शियलाइजेशन कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब उनको फोर्स किया फार्मर्स को कि जो भी वो बनाएंगे अब वो सेल करेंगे मार्केट में, रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन। पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाया जाता था, अब कमर्शियलाइजेशन कर दिया, यानी बेचने के पर्पस के लिए उगाने लगे। उनको फोर्स किया फार्मर्स को कि वो कैश क्रॉप्स उगाए, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो, इन सब की प्रोडक्शन करे। क्यों उगाए, रेदर देन द क्रॉप्स फॉर कंजम्पशन लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा। वो कहते हैं, अंग्रेज उनको फार्मर्स को फोर्स करते हैं कि तुम कंजम्पशन गुड्स या कंजम्पशन वाली क्रॉप्स मत उगाओ, यानी व्हीट राइस की प्रोडक्शन कम करो, उसकी जगह तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, यानी कॉटन उगाओ, जूट उगाओ, इंडिगो उगाओ। क्यों उगाओ, क्यों उनको बोला कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ और इनकी जगह तुम कैश क्रॉप्स उगाओ? क्यों ऐसा क्यों बोला, ध्यान से समझना, ठीक है। लेट्स से इंडिया है, ये मेरे बच्चे क्या है, ब्रिटेन है, क्या है मेरे बच्चे, ब्रिटेन। तो इन्होंने क्या बोला
क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, कॉटन, जूट, इंडिगो उगाओ। क्यों उगाओ? ताकि जो अंग्रेज है हमारे देश से अपने देश में क्या ले जाए, ये सारी कॉटन को ले जाए, जूट को ले जाए, इंडिगो ले जाए, यानी हमारे देश से ये एक तरह से रॉ मटेरियल ले जाए, एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह वो उनको इस्तेमाल करते थे ताकि वो हमारे देश से ले जाए, देखिए हमारे देश से ले जाए, अपने देश में उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे और हमारे ही देश में आके हमें ही बेचे, हमें ही लूट के खा जाए। यानी वो पता क्या करते थे, अगर मैं बताऊं, हमारे देश से 100 रुपए की कॉटन ले जाते थे और अपने देश में उस कॉटन को कन्वर्ट कर लेते थे बेडशीट में, शर्ट्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते थे, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी। ठीक है, फिर हमारे देश में आके बेचते थे 1000 रुपए में, यानी हमारे देश से 100 रुपए की कॉटन लेके जाते थे और हमारे ही देश में आके उसको 1000 रुपए में बेच रहे थे। इस तरीके से तो उन्होंने फंडा कर लिया था, इस तरीके से वो व्यापार करना चाह रहे थे। तो वही उनको फोर्स किया कि तुम ये कैश क्रॉप्स उगाओ, जो एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह जिसको वो यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी इन रॉ मटेरियल, इन कॉटन, जूट, इंडिगो, इनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उनको बोला कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ ताकि हम अपने देश में लेके जाए, अपने देश में उसे प्रोडक्शन करें, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें और तुम्हारे ही देश में आके तुम्हें ही लूट के क्या कर दे, खा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है गिव हायर प्राइसेस टू द फार्मर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। क्या बोला अंग्रेजों ने कि अगर तुम इंडिगो की प्रोडक्शन करोगे अपने खेतों में तो हम तुम्हें हायर प्राइसेस देंगे और एडवांसेस भी देंगे, एडवांस में पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिगो क्या होती है, नील की खेती। क्या होता है, अगर आपने एक बार इंडिगो की प्रोडक्शन कर दी मेरे बच्चे, तो आप उसके बाद एक तरह से जमीन जो है बंजर हो जाती है। इंडिगो की प्रोडक्शन करने से जमीन बंजर हो जाती है और उसके बाद आप कोई और फसल उस पर नहीं उगा सकते हो। उन्होंने हमें बोला कि तुम इंडिगो की प्रोडक्शन करो ताकि हम अपने देश में उसको ले जाए, और ठीक है, और इंडिगो प्रोडक्शन करोगे तो हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे और एडवांस में देंगे, एडवांस में पैसा देंगे। ठीक है, यूज दीज क्रॉप्स एज अ रॉ मटेरियल। उनको क्यों बोला कैश क्रॉप्स उगाने के लिए? ताकि वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करे, अपने देश में ले जाए, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे और हमारे देश में आके हमें ही लूटे। ठीक है, यानी 100 रुपए की चीज हमारे देश से लेके गए तो 1000 रुपए में आके हमें ही बेच के लूट के खा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम हो रही थी। प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये है कि अगर खेत की कैपेसिटी है कि 100 किलो उगा सकती है, लेकिन सिर्फ कितना रहा था, 30 से 40 किलो उग रहा था। इतनी कम प्रोडक्शन हो रही थी हमारे देश में। क्या कारण था कि इतनी कम प्रोडक्शन हो रही? जब कैपेसिटी है 100 किलो उगाने की, तो इतनी कम क्यों प्रोडक्शन हो रही थी हमारे देश में? तो ये कुछ कारण थे। पहला, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, की हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, कोई कुआं या ट्यूबवेल की फैसिलिटी ये सब नहीं थे। हम किस पे डिपेंड थे? बरसों रे मेघा मेघा, यानी हम रेनफॉल पे डिपेंड थे। बारिश आ गई तो बल्ले बल्ले होगी, यानी बारिश आ गई तो फसल होगी और बारिश नहीं आई तो फसल नहीं होगी, क्रॉप फेलियर हो जाती थी। डिपेंडेंस किस पे थे? रेनफॉल पे थे। बारिश आ गई तो चलो फसल होगी, बारिश नहीं आई तो सारी की सारी फसल खराब, इस पे हम डिपेंड थे। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनें लाइक ट्रैक्टर वगैरह। उस टाइम हमारे देश में कोई भी मॉडर्न मशीनें, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे। इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी कम थी, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या थी, बहुत ही कम थी। लैक ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जिससे हम पेस्ट को मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को कीड़े मारने की दवाई होती है। फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह में डलती है, ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, एक तो थी नहीं, अगर थी भी सही तो इतनी एक्सपेंसिव थी कि एक गरीब फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा, फार्मर्स में कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ये इनके कुछ फायदे भी है, मतलब उनको पेस्टिसाइड्स का क्या इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कोई अवेयरनेस भी नहीं थी। पहला तो था भी नहीं, अगर था भी सही मान लो तो भी अवेयरनेस नहीं थी उनमें, और तीसरा इतने एक्सपेंसिव थे कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो यही हम बात करें। नेक्स्ट है मेरे बच्चे हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। हम किस पे डिपेंड थे? हम रेनफॉल पे डिपेंड थे, बारिशों पे डिपेंड थे, है ना। बारिश आ गई तो बल्ले बल्ले, यानी फसल होगी, और बारिश नहीं आई तो फसल उगती ही नहीं थी, क्रॉप फेलियर हो जाता था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, जिसको मैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग भी बोलती हूँ। स्कैटर्ड का मतलब है कि जो जमीनें थे, जमीन बिखरे बिखरे थे। जमीन बिखरे बिखरे होने का मतलब क्या है कि एक जमीन का टुकड़ा मेरा यहाँ, एक जमीन का टुकड़ा मेरा वहां, एक जमीन का टुकड़ा मेरा यहाँ और एक जमीन का टुकड़ा मेरा यहाँ। जमीन एक तो छोटे छोटे, ऊपर से बिखरे बिखरे थे। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लेट्स से अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो मेरे बच्चे एक जमीन है, ठीक है जी, ये राम की जमीन है, ये श्याम की जमीन है, ये श्याम की जमीन है, ये राम की जमीन है। इससे क्या होता था मेरे बच्चे? इससे क्या होता था? अब राम कहेगा अरे मेरा एरिया यहाँ पे आने की जरूरत है, अरे मेरा एरिया यहाँ पे आने की जरूरत है। एक तो इतना सारा एरिया वेस्ट, बॉर्डर बनाने में ही वेस्ट हो जाता था। दूसरा, ठीक है, अब इतना छोटा छोटा एरिया होता था, उसमें ना ही ट्रैक्टर वगैरह को मोड़ सकते हैं,
है ना, टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता था, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मतलब लोगों के पास जमीनें थी तो एक तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में थी, एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे था जमीन का, एक छोटा टुकड़ा मेरा यहाँ था, एक छोटा टुकड़ा मेरा यहाँ, एक छोटा टुकड़ा यहाँ, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं कि ये पूरा का पूरा राम का है तो ये पूरा पूरा शाम का है, तो एक तो वेस्टेज कम होगी, दूसरा टेक्नोलॉजी को वो अच्छे से यूज कर पाएगा, ट्रैक्टर भी अच्छे से मुड़ मुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर एक साथ उसको इतना एरिया दे दिया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन पहले क्या था, छोटे छोटे टुकड़े थे, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहां, एक टुकड़ा इस कोने में, एक टुकड़ा, तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी, बहुत ही ज्यादा कम। तो इसलिए वो तो स्मॉल स्मॉल मतलब छोटे छोटे, फ्रेगमेंटिंग मतलब पहले पहले थे, कहां थे, अलग अलग जगह। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही थी। जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे एग्रीकल्चर में, फार्मर्स की कोई भी मदद नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि फार्मर्स की कोई हेल्प कर दे, उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड कर दे, HYV सीड्स प्रोवाइड कर दे, उनको कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन का प्रोवाइड कर दे, ट्यूबवेल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे, है, या फिर अगर मैं बात करूं कुआं वगैरह खुदवा दे, या उनको पेस्टिसाइड या फिर उनको कोई फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर दे जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आती थी तो उनके बाप बन जाते थे कि भाई हमारी जमीन है, हमें फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए। लेकिन जब मदद करने की बारी आती थी तो कोई मदद नहीं करते थे, बल्कि उनका ही एक्सप्लॉइट करते थे। और इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो हमारे देश में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। तो वही हमने बात करा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते, कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, HYV सीड्स, कोई मॉडर्न मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें नहीं थी उस टाइम पे। और इसी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। हम किस पे डिपेंडेंट थे, सिर्फ सिर्फ बारिशों पे डिपेंडेंट थी। बारिश आ गई तो बल्ले बल्ले फसल होगी, और बारिश नहीं आई तो फसल नहीं होगी। और यही कारण थे कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन थी। बारिश आना मतलब ये नहीं कि आएगी, अनसर्टेन, पता नहीं, रिस्क था आएगी कि नहीं आएगी, और इस वजह से हमारी फसल उगेगी कि नहीं उगेगी वो भी एक रिस्क रहता था। बहुत ज्यादा होता था कि क्रॉप फेलियर हो जाती थी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सोइल एंड द टिलर ऑफ सोइल। यानी ऑनर ऑफ द सोइल यानी जमींदार, और टिलर ऑफ सोइल का मतलब फार्मर। जमींदार और फार्मर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप था। जमींदार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था फार्मर्स को, और कोशिश करता था जितना ज्यादा उनसे रेवेन्यू जनरेट करने की, जितना ज्यादा उनसे रेवेन्यू को निकालने के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कर देता था, और बाकी जो है अपनी जेब में दबा लेता था। कुछ भी हेल्प नहीं करता था जमींदार फार्मर की, कि कोई इनको हेल्प कर दे, कोई इनको अच्छी सीड्स प्रोवाइड कर दे, या परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड कर दे, या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कुछ भी उनकी हेल्प कर दे, कोई हेल्प नहीं करता था। लेकिन उनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था और कोशिश करता था जितना ज्यादा उनसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और यही कारण है कि फार्मर और एक जमींदार के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। गल्फ का मतलब है कि एक ह्यूज गैप था इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरे बच्चे, अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से जस्ट बिफोर हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी, इंडस्ट्रीज की जो है हमारे देश में मेरे बच्चे क्या हालत थी। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, अच्छा एक बात बताओ, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? देखो, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा था। हमारा देश हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था। ठीक है, उसकी जो डिमांड है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, जो हाथों से बनाए जाते थे, उसकी डिमांड सिर्फ हमारे भारत में नहीं थी बल्कि पूरे विश्व में थी, पूरे वर्ल्ड में थी। बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था हमारा भारत हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का, या फिर फिनिश गुड्स जिसको मैं बोल दूं, यानी फिनिश गुड्स का, यानी हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का बहुत ह्यूज, एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था। हमारे देश में बहुत ज्यादा पैसा भी आ रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में भी अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है कर रहा था। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से तो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं। अंग्रेज कहते हैं कि भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इंडस्ट्री से, बहुत पैसा कमा रहे हैं फिनिश गुड्स को बना के बेच के, अरे इनको गुलाम बनाना है तो भाई इनको गरीब करना पड़ेगा, है ना? तो भाई गुलाम बनाना तो गरीबी चाहिए, भाई गरीब करना पड़ेगा। ऐसे तो ये बहुत पैसा कमाएंगे तो इनको गुलाम कैसे बनाएंगे हम, है ना? तो उन्होंने क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को लगाना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को हटाना। उन्होंने इंडस्ट्रीज को हटाना शुरू कर दिया, लोगों को मानना शुरू कर दिया कि भाई इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी, बंद करो इंडस्ट्रीज। क्या बोला? ये इंडस्ट्रीज हटाओ, तुम इंडस्ट्रीज के लिए नहीं बने, जाओ खेती बाड़ी करो, जाओ एग्रीकल्चर पे जाओ और हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, जाओ हमारे लिए कॉटन उगाओ, जाओ हमारे लिए इंडिगो उगाओ, जाओ हमारे लिए जूट उगाओ।
तुम उसके लिए बने हो, तुम एग्रीकल्चर के लिए बने हो, जाओ ये सारी क्रॉप्स उगाओ और हम तुमसे ये क्रॉप्स को खरीदेंगे, ये जो रॉ मटेरियल की तरह हम उसको लेंगे, हम इन कैश क्रॉप्स को तुमसे खरीदेंगे, अपने देश में लेके जाएंगे, अपने देश में उससे प्रोडक्शन करेंगे, कॉटन से बेडशीटें बनाएंगे, कॉटन से ये बनाएंगे, कॉटन से शर्टें बनाएंगे, यानी अपने देश में उससे प्रोडक्शन करेंगे और तुम्हारे ही देश में आके तुम्हें ही महंगे महंगे दामों पे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। यानी 100 रुपए की चीज लेके जाएंगे, कॉटन लेके जाएंगे तो तुम्हारे देश में आके 1000 रुपए में बेचेंगे। तो ये तो वो चाह रहे थे, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उनको एक्सप्लॉइट किया कि हटाओ ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तुम इसके लिए नहीं बने हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, कि रिमूव करो इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंडिया, हटाओ इंडस्ट्रीज को, तुम इंडस्ट्रीज के लिए नहीं बने हो, जाओ एग्रीकल्चर में जाओ, खेती बाड़ी करो, वहां पे कैश क्रॉप होगा, हम तुमसे लेंगे। यानी हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। क्यों? अब हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, ना कि एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। पहले हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी फिनिश गुड जैसे कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के, यानी फिनिश गुड्स को। लेकिन अब हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। क्यों? क्योंकि उनका फायदा था, क्योंकि उनके देश में नहीं उगते थे वो कॉटन, इंडिगो, जूट, उनके देश में उसकी कमी थी। हमारे देश में तो बहुत अच्छे से उगती थी, तो हमारे देश से लेके जाते थे, अपने देश में बनाते थे और हमारे देश में आके हमें लूट के खा जाते थे। तो यही तो किया, हमें फोर्स किया कि तुम एग्रीकल्चर के लिए बने हो, जाओ एग्रीकल्चर में जाके काम करो, और हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया, ना कि एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो ये इन्होंने किया। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मेरे बच्चे कर ली। अब कुछ लोग मान गए, धमकाया, मारा, पीटा, अत्याचार किया, है ना, परिवार को कभी मारने लग जाते थे, बच्चों को मारने लग जाते थे। अब कुछ लोग थोड़े डर जाते थे, बीवियों को मार रहे हैं, थोड़ा डर जाते थे यार। तो कुछ लोग तो चुपचाप चले गए, सरक गए, अपनी इंडस्ट्रीज बंद करी और जाके चुपचाप किसमें काम करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन कुछ लोग निडर भगत सिंह जैसे, अरे भाई हमारे देश, हमारी भूमि, तुम हमारे देश में खड़े हो, तुम बताओगे क्या हमें क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा देश, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बनाऊं। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं इंडस्ट्रीज में काम करूं कि एग्रीकल्चर में काम करूं, मेरी इंडस्ट्रीज, मैं जो मर्जी करूं। कुछ लोग लीडर थे, नहीं माने, उनको मार लिया, कर लिया, उनको फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि मार पीट के तो काम नहीं बना, मार पीट के तो कर लिया। कुछ लोग मान गए, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, निडर थे। तो अब क्या किया, अब क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लेके आए। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ध्यान समझे। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव किया, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज लेके आए। क्या पॉलिसीज लेके आए, ध्यान से समझना। ये मान लो मेरे बच्चे, अगर ये इंडिया है, ये मान लो मेरे बच्चे क्या है, ब्रिटेन है, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अगर लेट्स से अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल को, ध्यान समझिए, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे। क्यों टैक्स नहीं लगाते थे, क्योंकि ताकि वो रॉ मटेरियल को सस्ते सस्ते दामों पे अपने देश में लेके जाए और सस्ते सस्ते तरीके से प्रोडक्शन कर पाए। क्यों, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल को ब्रिटेन को, है ना, यानी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहे रॉ मटेरियल किसको, ब्रिटेन को, ब्रिटेन के पास आ रहे हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे ताकि उनको सस्ते सस्ते दामों में रॉ मटेरियल मिले, उनका उसमें उनका फायदा था। तो वही लिखा है, नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अगर मेरे बच्चे, अगर इंडिया फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, अगर मेरे बच्चे इंडिया फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करते, रॉ मटेरियल को बेचते थे, उस पे तो टैक्स नहीं लगाया क्योंकि उनका फायदा था ताकि उनको सस्ते दाम में मिले। लेकिन अगर हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को बेचते हैं, तो उस पे बहुत हाई टैक्स लगाते थे। इतना टैक्स, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट टैक्स को लगाने के बाद 1000 रुपए का बन जाता था। इतना महंगा हो जाता था प्रोडक्ट, जो अफोर्ड ही नहीं कर पाता था कोई। जो बड़े बड़े राजा महाराजा यही लोग अफोर्ड कर पाते थे, जो शाही लोग हैं सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पाते थे, एक नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। तो इतना ज्यादा हाई टैक्स लगाया अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को आउटसाइड इंडिया। तीसरा, अगर हम इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया, अगर हम ब्रिटेन का प्रोडक्ट फिनिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते, खरीदते, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगाया। क्यों टैक्स नहीं लगाया, ताकि ब्रिटेन का सामान इंडिया में सस्ते दाम पे आ जाए और इंडिया के लोग यानी भारत के लोग उनका अंग्रेजों को प्रोडक्ट खरीदे, अपना देश का प्रोडक्ट ना खरीदे। ध्यान समझिए, अगर हम इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स को, ब्रिटेन से खरीदते हैं, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया ताकि हमारे देश में जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में आ जाए, और सस्ते में आ जाएगा तो भारत के लोग उनको प्रोडक्ट खरीदेंगे, अंग्रेजों का प्रोडक्ट खरीदेंगे और भारत का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो ये भी उनकी क्या थी, प्लानिंग थी। तो एक बार देख लेना, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हाई टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश के प्रोडक्ट को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे भारत के प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया, इतना महंगा कर दिया हमारे प्रोडक्ट को, ताकि हमारे भारत के लोग अपने देश का प्रोडक्ट ना खरीदे और अंग्रेजों का प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेजों का प्रोडक्ट उनसे सस्ते में
क्योंकि उस पर तो टैक्स नहीं लगा है ना। सो भाई क्या हमारे देश के प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स लगा दिया ताकि हमारे भारत के लोग अपने देश का प्रोडक्ट ही अफोर्ड ना कर पाए और उनके देश के प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लेके आए थे। तो यही हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे इन्होंने यही सब किया। ये सारी पहले तो मारना धाड़ने से इंडस्ट्रीज हटाई, कुछ मान गए कुछ नहीं माने तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लेके आए ताकि सारे के सारे लोग जो है इंडस्ट्रीज से हट जाए और किस पे चले जाए, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी पे चल जाए। और आगे क्या है, कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था मशीन मेड प्रोडक्ट, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है वो मशीनों से बनते थे, अच्छी क्वालिटी के भी होते थे, इस वजह से उनका प्राइस भी क्या होता था कम। लेकिन जो हमारे देश के प्रोडक्ट है वो हाथों से बनते थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है ना, हाथों से बनते थे, इसलिए उनकी क्वालिटी भी थोड़ी कम थी और इसलिए वो और महंगे भी ज्यादा थे। हाथों वाले प्रोडक्ट अगर कभी देखो तो वो थोड़े महंगे भी होते हैं, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी और वो महंगे भी होते थे। और इसी वजह से जो लोग हैं, इवन हमारे भारत के लोग भी जो है अंग्रेजों के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? क्योंकि अच्छी क्वालिटी के मशीनों वाले प्रोडक्ट थे, ऊपर से सस्ते भी पड़ते थे। नेक्स्ट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बड़ा सुंदर लगता था, फैशन के अकॉर्डिंग होता था, सुंदर सुंदर डिजाइन होते थे, अच्छी क्वालिटी भी होता था, सस्ता भी होता था। तो हमारे देश के लोग जो है उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, है ना, उनको वो अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, यानी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे और इस वजह से हमारे देश के प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही थी, बहुत ही ज्यादा कम हो रही थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, यानी हमारे देश में रेलवे तो जरूर लेके आए थे अंग्रेज, लेकिन इसमें भी उनका फायदा था। क्या फायदा था? ताकि वो एक तरह से अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में एक्सपेंड कर सके। क्या मतलब हुआ? अब ध्यान समझिए, एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मान लो अंग्रेजों को दिल्ली से मुंबई सामान भिजवाना है तो वो इजीली भिजवा देते थे, एक दो दिन में पहुंच जाता था रेलवेज के थ्रू। लेकिन हम लोग रेलवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यही हमें दिल्ली से मुंबई सामान भिजवाना है तो हम किस पे भिजवाते थे? बैलगाड़ी पे, जिसको महीने लग जाते थे पहुंचने में। और यही कारण है कि अंग्रेजों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही थी, इंडियन मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा था ब्रिटिश प्रोडक्ट का, है ना, साइज ऑफ मार्केट वो ज्यादा कवर कर पा रहे थे अंग्रेज, क्योंकि रेलगाड़ी से वो जल्दी सामान को भिजवा देते थे, उनकी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही थी और हमारे देश उस पर बहुत ज्यादा पीछे था क्योंकि हम तो रेलवेज नहीं यूज कर रहे थे, हम तो बैलगाड़ी पर ही थे। ठीक है, इस पॉइंट इन दोनों को करवाती हूँ, एक मिनट दीजिएगा, पहले एक बार फटाफट से एक बार ये पॉइंट कर ले एंड देन हम इन दोनों पॉइंट्स पे आएंगे। अब ध्यान समझिए, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे देश में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे कि टिस्को होगी या सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर की इंडस्ट्रीज होगी या शुगर की इंडस्ट्रीज होगी, कॉटन इंडस्ट्रीज होगी, जूट की इंडस्ट्रीज वगैरह होगी, वो बहुत ही स्लो ग्रोथ थी, मतलब बहुत ही बिगिनिंग ऑफ स्टेज थी। यानी हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई तो थी लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रही थी, बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रही थी। कब देखने को मिला था? इस सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी इस पीरियड में जो है देखने को मिला था कि जो हमारे देश में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज का थोड़ा थोड़ा इमर्जेंस हो रहा था लेकिन बहुत ही कम ग्रो कर रही थी। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं तो हमारे देश में कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स जो है हमारे देश में आई थी। और सबसे पहले क्या आई थी? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आई थी, जो कहां पे लोकेटेड है? वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया का मतलब इंडिया का वेस्ट साइड में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड पे। तो जो मेनली कहां पे थी? महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड पे थी, जो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? हमारे भारतीय लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था उस इंडस्ट्रीज को। लेकिन जो जूट टेक्सटाइल मिल्स है वो कहां पे लोकेटेड थी? बंगाल के अंदर लोकेटेड थी। और उसको कौन कंट्रोल करता था? अंग्रेज लोग, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, यानी फॉरेनर्स के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता था मेरे बच्चे? कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आई थी टिस्को। एक तो फुल फॉर्म जरूर कर लेना, टिस्को की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये थोड़ा अच्छे से ग्रो कर रही थी क्योंकि अंग्रेजों को आयरन स्टील की रिक्वायरमेंट होती थी रेल वगैरह बनाने में, रेलवेज वगैरह बनाने में, मशीनें वगैरह बनाने में, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिलती। तो इन इंडस्ट्रीज की, यानी टाटा जो इंडस्ट्रीज है, टिस्को जो इंडस्ट्रीज है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये थोड़ा ग्रो कर रही थी क्योंकि इसमें अंग्रेजों का फायदा हो रहा था, उनको स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट होती थी रेलवेज वगैरह बनाने में। और कब कब आई थी? इनकॉर्पोरेटेड कब हुई थी? इन 1907 में। तो ध्यान समझिए, टिस्को कब आई थी? 1907 में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मतलब 1945 की बात कर रहे हैं, आफ्टर द 1945, ध्यान समझिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 की, उस 1945 के बाद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे देश में सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज भी जो है आई थी, लेकिन बहुत ही क्या बोल सकते, बहुत ही कम ग्रोथ हुई थी अभी उसमें भी। ठीक है, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मतलब बहुत ही कम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, वैसे थी ही नहीं, इक्का दुक्का होगी तो होगी, वैसे थी नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो
एक तरह से कह सकते हो, अगर मैं बोलूं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज यानी मशीनों वाली इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीनों की प्रोडक्शन करे, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीनों की प्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए, हमें पता है हम एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में क्या चाहिए, मशीनें चाहिए, है ना, मशीनें चाहिए, तो मशीनें भी तो कहीं बनती है ना, उसकी भी तो कहीं प्रोडक्शन होती है। वो इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी ही नहीं, तभी तो हम हैंडीक्राफ्ट पे थे, हाथों से बनाते थे, क्योंकि मशीनें तो थी नहीं ना हमारे देश में, मशीनें बनाने वाली कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, इस वजह से हमारे देश में मशीनें तो थी नहीं, मशीनें नहीं थी तो हम हाथों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो वही बात करें, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी ही नहीं, थी तो एक का दुक्का थी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी वॉज एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारे देश की जीडीपी में। यही आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कारण है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज्यादा बैकवर्ड हो रहा था और कम ग्रोथ कर रहा था, यानी जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम दे रहा था। क्यों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा कम दे रहा था, तो क्या कारण था, तो वही है सबसे पहला पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने, हटा दिए थे। कैसे हटा दिए थे, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, मार धाड़ करके हमें निकाल दिया, और क्या बोला, जाओ एग्रीकल्चर में जाओ, तुम उसके लिए बने। और दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लेके आए थे, तो वही बोला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लाए थे, इस वजह से हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। दूसरा, मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी तो लेकिन बहुत ही ब्लीक, मतलब बहुत ही कम एक्सपेंड करी थी, बहुत ही इनिशियल स्टेज पर थी। ठीक है, रेलवे हमारे देश में अगर आई थी तो अंग्रेजों का ही फायदा हो रहा था, अंग्रेज जो है अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में एक्सपेंड कर रहे थे, हमारा कोई फायदा नहीं होता। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी नहीं हमारे देश में, हार्डली इक्का दुक्का होगी तो होगी, अदरवाइज थी नहीं। ठीक है, सो वही हम बात करें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही इन्फेंट स्टेज पर थी, इन्फेंट का मतलब है बहुत ही बिगिनिंग ऑफ स्टेज पर थी। तो यही कारण है कि हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ही कम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, यानी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हो रहा था, बहुत ही कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, और यानी बहुत ही कम जो है मेरे बच्चे ग्रोथ कर रहा था। तो वही बात करें यहाँ पे भी, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी नहीं, ऐसी इंडस्ट्रीज थी नहीं, मशीनें वाली थी नहीं, और हम किससे बनाते थे, हाथों से बनाते थे। और जो अंग्रेज है उनके पास मशीनें होती थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होती थी, मशीनें होती थी, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती थी। ठीक है, लोग उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और उनका प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होता था एज कंपेयर टू हमारे देश के प्रोडक्ट का, और हमारा देश जो है जीडीपी में जो है कम कंट्रीब्यूट कर रहा था। वही सारे रीजन लिखना कि क्यों कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये सारे ही इसमें मेरे बच्चे पॉइंट्स लिख देना कि क्यों जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारे देश का वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा था। यही सारे इसमें जो है पॉइंट लिख देना, जो मैंने आपको पहले इसलिए करवा दिया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, मैं नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, फॉरेन ट्रेड की बात करी जा रही है अंडर ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के समय पे हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था। फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार कैसा था, विदेशी व्यापार होने का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा था हमारे देश का। तो पहले जो 4 पॉइंट देख रहे हो वही सेम है। ठीक है, हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, कि हाँ पहले हम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स थे, बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट होता था, बहुत पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हमें क्या बोला, जाओ खेती बाड़ी करो, हमारे लिए रॉ मटेरियल बनाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ, कॉटन उगाओ, जूट उगाओ, इंडिगो उगाओ, ठीक है, और हमें बेचो, ताकि वो अपने देश में प्रोडक्शन करे और हमारे देश में आके हमें ही महंगे दाम पे हमें ही आके बेचे, है ना, हमें ही लूट के खा जाए। तो हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था। तो यही हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, वही 3 पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, मैं आपको दोबारा से करा देती हूँ। ये इंडिया है मान लो, ये क्या था मेरे बच्चे, ब्रिटेन है ना। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, बेचते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, ताकि ब्रिटेन के पास वो रॉ मटेरियल जो है सस्ते दाम पे आ जाए। नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट, नो टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इसका मतलब है कि अगर हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स खरीदते थे, फिनिश गुड्स क्या है, खरीद रहे, अब खरीद रहे, उनसे खरीद रहे, इंपोर्ट करे, फिनिश गुड्स को खरीद रहे, इंडिया खरीद रहे, देश में आ रहा है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगाते थे। क्यों, ताकि हमारे देश में उनका ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट है वो सस्ते दाम में आ जाए। ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, और हमारे देश के लोग उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और अपने देश का प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि हमारे देश के प्रोडक्ट पे तो वो बहुत हाई टैक्स लगाने लग गए थे। नेक्स्ट है हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड इंडिया। अगर हमारा भारत देश बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है किसी भी फिनिश गुड्स को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, उस पर भी हाई रेट ऑफ टैक्स लगाने लगे। क्यों, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट टैक्स लगाने के बाद 1000 रुपए का हो जाता है। इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स लगाते थे ताकि कोई भी हमारे देश का प्रोडक्ट खरीदे ना, सिर्फ राजा महाराजा, नवाब लोग, शाही लोग, यही लोग खरीदते थे, इसके अलावा कोई भी हमारे देश का प्रोडक्ट खरीदता नहीं था। हमारे देश के प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ जो है इन्होंने क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सेम पॉइंट है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कंट्रोल कर दिया था, अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल कर दिया था। क्या कंट्रोल कर रहा था, देखो हम क्या बन गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने बोला कि रॉ मटेरियल जितना भी हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा था उसका मोर देन 50% जो है सिर्फ जो है ब्रिटेन में जाएगा, ताकि ब्रिटेन के पास ज्यादा रॉ मटेरियल
लेकिन ज्यादा ज्यादा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और ज्यादा ज्यादा हमारे देश में आके क्या करेंगे, बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, यही वो चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोला, मोर देन 50% ऑफ रॉ मटेरियल जो है सिर्फ जो है ब्रिटेन में जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल है हम दूसरी कंट्रीज में जैसे कि चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह में जो है रिमेनिंग जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया कि मोर देन 50% जो है सिर्फ ब्रिटेन में जाएगा, और बाकी अगर थोड़ा बहुत बच गया तो मैं दूसरी कंट्रीज में जो है हम बेच सकते हैं। तो खुद का कंट्रोल किया, खुद की मोनोपोली करी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, मिस यूज ऑफ सरप्लस रिसीव्ड ऑन ट्रेड। मिस यूज का मतलब गलत इस्तेमाल किया, सरप्लस मतलब जो भी पैसा आ रहा था ट्रेड पे, देखो ट्रेड मतलब व्यापार, अब हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने पे हमारे देश में पैसा आ रहा था, और जो हमारे देश में पैसा आ रहा था वो पैसे को अंग्रेज हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमारे देश में लोगों पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन पैसे का जो है अंग्रेज जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपने खुद के खर्चों को उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप मतलब खुद की ऑफिसेज, खुद की बिल्डिंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, और खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में इस्तेमाल कर रहे थे, खुद की आर्मी को बम बारूद ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में वो खर्चा कर रहे थे। यानी हमारे देश का पैसा जो हम एक्सपोर्ट करके, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके जो हमारे देश में पैसा आ रहा था, उस पैसे को हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद के खर्चे उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब खुद के ऑफिसेज, खुद की बिल्डिंग्स को बनाने में जो है इस्तेमाल कर रहे थे, और खुद के वॉर्स के टाइम पे या फिर खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या है, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। यहां तक क्लियर है? अब आ जाइए मेरे बच्चे, नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की हम बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंट पॉपुलेशन के बारे में। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि बर्थ रेट कितना था उस टाइम, डेथ रेट कितना था, ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें उस टाइम पे बर्थ रेट जो है बहुत ही ज्यादा हाई था, अवेयरनेस नहीं थी कि भाई 2 बच्चे बहुत है, आपने देखा होगा 8-8 10-10 बच्चे कर लेते थे लोग, तो बर्थ रेट जो है बहुत ही ज्यादा हाई था। डेथ रेट बहुत ही ज्यादा हाई था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं थे अच्छे, है ना, वही वैद वगैरह होते थे या वो झाड़े झूड़े लगा लिए, वही सब छोटी छोटी बीमारी में भी, खांसी जुकाम बुखार में भी लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इतना बुरा हाल था। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, उनकी जो डेथ है वो बहुत ज्यादा हो रही थी, उसका रेट बहुत हाई था। यानी अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चे जो 1 साल के भी नहीं हुए, जिनका पहला हैप्पी बर्थडे भी नहीं आया, उनकी मृत्यु भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अगर मैं बात करूं 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, उसमें से 218 बच्चे जो है मर रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, अगर प्री मेच्योर बेबी हो गया तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता था। लेकिन अगर आज की बात करी जाए, आज के टाइम में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा मेरे बच्चे इंप्रूव हो गई है, तो हमें पता अगर एक बच्चा प्री मेच्योर भी पैदा हो जाता है तो नीकू, आपने NICU कभी सुना होगा, नीकू, उसमें बच्चे को रखा जाता है, वहां पे ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, तो बच्चा सर्वाइव कर लेता है। लेकिन उस टाइम पे तो आपको पता है मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। वही तभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1000 बच्चे होते थे तो 218 बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज की बात करें जाए तो अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिर्फ उसमें 33% बच्चों की ही जो है मृत्यु हो रही है बिकॉज ऑफ जल्दी से बताइए, बिकॉज ऑफ सिर्फ 1000 बच्चों में सिर्फ 33 बच्चों की मृत्यु हो रही है, बिकॉज अब जो है मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस टाइम पे अगर एक एवरेज बात करी जाए, एक एवरेज पर्सन की जो लाइफ है वो सिर्फ 32 साल थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, छोटी सी छोटी बीमारी में भी लोग जो है मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो 32 साल में एक इंसान शादी भी नहीं करता है। लेकिन आज की बात करें तो एक एवरेज लाइफ जो है 69 ईयर्स मानी जा रही है। ये मेरे पास जो है 217 2017 का डेटा है, और भी धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है अगर हम बात करें, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज जो है धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। लिटरेसी रेट की बात करी जाती है बच्चे, लिटरेसी रेट का मतलब है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी। अगर मैं टोटल की बात करूं 16% से भी जो है कम लोग जो है उस टाइम पे 16% से भी कम लोग लिटरेट थे। एजुकेटेड नहीं बात करी गई, लिटरेट मतलब ऐसे लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं, यानी साइन वगैरह कर लिए, वरना बाकी सारे तो अंगूठा छाप ही थे, ठीक है। और अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 7%, सिर्फ 7% थी, और मेल लिटरेसी की बात करें तो कितना बचा, 9% बचा, सिर्फ 9%। तो ये क्या शो करे, एक जेंडर बायसनेस को भी शो करे, क्योंकि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था। वैसे भी कम ही लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन अगर उसमें भी बात करी जा रही तो लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था, और जो क्या शो कर रहा है, एक जेंडर इनइक्वालिटी को, जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था आपका, 1921 में आया था, याद रखना। इसके लिए मेरे बच्चे आपके लिए 3 स्टेजेस का समझना जरूरी है। फर्स्ट
स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ध्यान समझिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी? बर्थ रेट हाई था क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी कि सिर्फ 2 बच्चे बहुत है, बहुत सारे बच्चे कर लेते थे, पहले के टाइम की बात है। और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे देश में अच्छी नहीं थी, अच्छे अस्पताल नहीं थे, वही थोड़ा बहुत हकीम बाबा या झाड़ा झुड़ा लग गया या थोड़े बहुत वैद वूद हो गए, वही सब थे, अदरवाइज मेडिकल फैसिलिटीज हमारे देश में अच्छी नहीं थी। सेकंड स्टेज की बात करें, बर्थ रेट तो हाई था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस कि भाई 2 बच्चे बहुत है, और डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगी थी क्योंकि धीरे धीरे अस्पताल जो है धीरे धीरे जो है खुलने लगे थे, मेडिकल फैसिलिटी धीरे धीरे हमारे देश में इंप्रूव होने लगी थी। लेकिन तीसरी स्टेज की बात करें कि बर्थ रेट धीरे धीरे हमारे देश में कम होने लग गया था कि भाई 2 बच्चे बहुत है, इससे ज्यादा बच्चे करने की जरूरत नहीं है, और डेथ रेट भी हमारे देश में कम हो गया था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे देश में क्या हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी, हॉस्पिटल वगैरह खुलने लग गए थे। ठीक है, अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है मेरे बच्चे? जब आपकी फर्स्ट स्टेज खत्म होगी यानी एंडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज, यानी जब आपकी फर्स्ट स्टेज खत्म होगी थी और आपकी सेकंड स्टेज की बिगिनिंग हुई थी, उसी को बोला जाता है मेरे बच्चे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यानी आपकी ये जब फर्स्ट स्टेज खत्म होगी, सेकंड स्टेज शुरू होगी, कब शुरू हुई थी? आपकी 1921 के बाद शुरू हुई थी। तो वही बोला है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया था? आपका 1921, जब आपकी पहली स्टेज खत्म होगी, दूसरी स्टेज शुरू होगी थी, जो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। प्लीज ईयर याद रख लेना, 1921 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे पॉपुलेशन सेंसस। क्या होता है पॉपुलेशन सेंसस? का मतलब है हमारे देश में जनगणना होना, कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, एस्टिमेट किया जाता है पॉपुलेशन साइज को कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जाना जाता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जाना जाता है। एक तो पॉपुलेशन कितनी है, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, एक एवरेज लाइफ कितनी है एक इंसान की, जिसको एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीजें, ये सारा डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट कब कंडक्ट हुआ था हमारे देश में? अंडर ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के समय पे कंडक्ट हुआ था, जो कंप्लीट कब हुआ था? 1881 में। पहला हमारे देश में पहली पॉपुलेशन सेंसस यानी हमारे देश में जो पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और उसके बाद जो है हर 10 साल के बाद जो है हमारे देश में पॉपुलेशन सेंसस होती है, यानी हर 10 साल के बाद जो है मेरे बच्चे, हर 10 साल के बाद जो है मेरे बच्चे देश में जनगणना होती है कि देश में कितनी पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करी जाती है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है आजादी से पहले की बात करी जा रही है, यानी अभी देश गुलाम है, मतलब आजाद नहीं हुआ, गुलाम है। उस टाइम पे हम ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो लोग है वो कहां कहां पे काम कर रहे थे, कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पे थे, कितने परसेंट लोग इंडस्ट्रीज पे, कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर पे थे यानी सर्विस सेक्टर पे थे, यानी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, मतलब एक तरह से अगर मैं बात करूं, हम वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी लोग कहां कहां वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की हम बात करें कि लोग जो है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, कौन कौन सी पॉपुलेशन कौन कौन से सेक्टर्स में है जो हम काम कर रही है, उसकी हम बात करते हैं। तो हमें पता है देयर आर 3 सेक्टर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? प्राइमरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर पे सबसे कम पॉपुलेशन डिपेंड थी, और सर्विस सेक्टर पे हमारा, सर्विस सेक्टर पे भी जो है हमारे देश में बहुत ही कम जो है पॉपुलेशन डिपेंड थी। तो क्या कारण था कि एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का? क्या कारण था कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन डिपेंड थी? क्योंकि हमें क्या बना दिया था? हमें बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो खत्म कर दी थी, क्या बोला गया था? जाओ एग्रीकल्चर में जाओ, खेती बाड़ी करो, तुम उसके लिए बने हो। ठीक है, तो मेजर ऑफ पॉपुलेशन जो किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी अपने सर्वाइवल के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ओनली अ ब्लीक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ब्लीक का मतलब बहुत ही कम ग्रो कर रहा था। क्यों? क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, हटा दिया था, डिस्क्रिमिनेटेड टेरिफ पॉलिसीज ले आए थे अपने फायदे के लिए, कि उनको क्या बोला था? जाओ एग्रीकल्चर में जाओ, जाओ खेती बाड़ी करो, जाओ हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, हम लेके जाएंगे अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, तुम्हारे ही देश में आके तुम्हें ही लूट के बेच के खा जाएंगे। यही तो थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश का बहुत ही ज्यादा जो है कम ग्रो कर रहा था, आपको पता था, वही हमने बात करी है। ठीक है, और यही कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कम पॉपुलेशन काम धंधे के लिए डिपेंड थी। अनबैलेंस ग्रोथ हो रही थी। अनबैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस ग्रोथ क्या होती है? जब तीनों सेक्टर इक्वली ग्रो करे, इक्वली कंट्रीब्यूट करे जीडीपी में, इक्वली देश में जो है हर तीनों सेक्टर जो है प्रोडक्शन में इक्वली कंट्रीब्यूट करे। लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ थी। अनबैलेंस क्यों बोला गया? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो फिर भी थोड़ा ग्रो कर रहा था, लेकिन जो दूसरे सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तो बहुत ही कम ग्रो कर रहा था, बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे था, बहुत ही बिगिनिंग ऑफ स्टेज पे था। और हमारा ये दोनों सेक्टर तो बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे प्रोडक्शन में, बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे जीडीपी में। एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारे देश की जीडीपी में, ये तो बहुत ही कम कर रहे थे, इसलिए बोला जा रहा है अनबैलेंस ग्रोथ हो रही थी। ग्रोथ मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, है ना।
आपको पता है ये तो फिर भी थोड़ा कर रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल इन्फेंट स्टेज पे थे, बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे थे, इसलिए बोला जा रहा है मेरे बच्चे अनबैलेंस ग्रोथ हो रही थी हमारे देश में। चलिए जी नेक्स्ट है मेरे बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, रेलवेज, है ना, ये सब हम बात करते हैं, रोड्स कैसी थी, रेलवेज कैसी थी, है ना, इन सब की बात करी जा रही है। यानी आजादी से पहले हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, यानी अंग्रेजों का समय था, अभी अंग्रेजों ने हमारे देश को अभी गुलाम बना के रखा हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेलवेज की बात करती हूँ। रेलवेज हमारे देश में कब आई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। हमारे देश में जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ था कब आई थी हमारे देश में, 1850 के अंदर हमारे देश में रेलवेज आ गई थी। लेकिन रेलवेज आई जरूर थी हमारे देश में, लेकिन उसका भी अंग्रेजों का फायदा था, हमारा कोई फायदा नहीं था। क्या फायदा था अंग्रेजों का, सबसे पहला जो फायदा ये था, अगर मैं बात करूं, देखो बेनिफिट्स और वर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स, यानी सिर्फ अंग्रेजों का फायदा था, हमारा कोई फायदा नहीं था। एक क्या क्या फायदा था अगर मैं बात करूं, सबसे पहला रेलवेज के थ्रू वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को अपने देश में लेके जाने में, फिनिश गुड्स बनाए, और रेलवेज के थ्रू हुई फिनिश गुड्स को हमारे देश में लेके आना है, पहला तो ये काम करते थे। दूसरा जो सबसे ज्यादा देखा जाता था, रेलवेज के थ्रू फिर भी कम लेके जाते थे, सीज के थ्रू ज्यादा लेके जाते थे, लेकिन दूसरा जो सबसे ज्यादा हमने देखा था, सबसे ज्यादा वो रेलवेज का कहाँ इस्तेमाल करते थे, एक ब्रिटिश प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने में, इंडियन मार्केट में। समझाती हूँ, जैसे कि अगर मान लो उनको दिल्ली से मुंबई लेके जाना है सामान, तो वो किसके थ्रू लेके जाते थे, रेलवेज के थ्रू, इसलिए वो ज्यादा जल्दी मतलब 1 या 2 दिन में रेलवेज के थ्रू सामान जो है पहुंच जाता था। तो इस चक्कर में अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट का साइज अपने प्रोडक्ट के लिए एक तरह से साइज एक्सपेंड कर रहे थे, है ना, क्योंकि ज्यादा वो जो है सामान को इधर से उधर लेके जा रहे थे, है ना, तो अपना मुनाफा ज्यादा कमा रहे थे, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे थे। और हम किस पे डिपेंड थे, आज भी रेलगाड़ी, सॉरी हम किस पे डिपेंड थे, वही बैलगाड़ी पे। हमें दिल्ली से मुंबई बोला जाए तो महीनों लग जाता था हमें पहुंचाने में, लेकिन वो 1, 2, 3 दिन में जो है सामान को इधर से उधर भिजवा रहे थे। तो इस चक्कर में वो अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट को, अपने सामान को एक्सपेंड कर रहे थे इंडियन मार्केट में, है ना, तो वही बात कर रहे हैं। तो वही है, तो रेलवेज आई जरूर थी, लेकिन उन्हीं का फायदा था, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, यही हम बात करें। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रोड्स भी हमारे देश में बहुत ही कम डेवलप थी, मतलब कच्ची सड़कें ही थी हमारे देश में, पक्की सड़कें नहीं थी। थोड़ी बहुत पक्की सड़कें बनी थी, लेकिन सिर्फ वही बनी थी जिसमें उनका फायदा हो रहा था। क्या, सिर्फ वही कि उनका रॉ मटेरियल इधर से उधर भिजवाने में और फिनिश गुड्स को इधर से उधर लेके आने में, मतलब सिर्फ वही बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, रोड थोड़ी बहुत बनी थी, सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा था कि शिफ्ट कर पाए वो अपने रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब है कि अपनी आर्मी को, अपने आर्मी ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में रोड्स का इस्तेमाल करते थे। तो रोड्स एक तो डेवलप नहीं थी, थोड़ी बहुत डेवलप थी, तो खुद का ही फायदा था कि रॉ मटेरियल को इधर से उधर लेके जाने में। दूसरा, अपनी आर्मी ऑफिसर्स को इधर से उधर लेके जाने में, सिर्फ वही सड़कें बनी थी, बाकी कोई सड़कें नहीं बनाई थी। कोई गांवों में जो है उन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई थी। गांवों में आज भी अगर बारिश आ जाए तो इतना दलदल मच जाता था, ठीक है, तो बहुत बुरी हालत थी। कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, है ना, तो उस टाइम पे हमारे देश की सड़कें ऐसी बिल्कुल वो हो जाती थी, मतलब लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हो जाती थी। उस टाइम पे बाढ़ आ गई तो लोग मर जाते थे, है ना, अगर मैं थोड़ी सी भी बारिश ज्यादा आ गई मान लो तो बहुत बुरा हाल था। कोई, समझ रहे हो, पक्की सड़कें नहीं थी, कोई ड्रेनेज फैसिलिटी, मतलब बहुत बुरी हालत थी। रोड्स वगैरह उन्होंने बनवाई नहीं थी, जो थोड़ी बहुत बनवाई थी सिर्फ खुद के फायदे के लिए उतनी बनवाई थी कि अपने रॉ मटेरियल को इधर से उधर लेके जा सके और अपनी आर्मी को इधर से उधर लेके जा सके। नेक्स्ट है सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स मतलब शिप्स वगैरह, ठीक है जी, बहुत ही कम डेवलप थे, सिर्फ उतने ही थे जितना अंग्रेजों को फायदा हो सके। किस लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि रॉ मटेरियल को भारत से अपने देश में लेके जा सके और फिनिश गुड्स को ब्रिटेन से हमारे देश में लेके आ सके, सिर्फ इतना ही। तो भाई बोल रहे हैं जो डेवलप थी बहुत ही कम थी, और उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ अंग्रेज लोग ही उठाते थे, हम लोग नहीं उठाते थे। किस लिए यूज करते थे, ताकि रॉ मटेरियल को जो है हमारे देश से अपने देश लेके जा सके और फिनिश गुड्स को जो है अपने देश से हमारे देश में लेके आ सके, वही हमने बात करी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन की बात करें। कम्युनिकेशन जैसे कि पोस्ट सर्विस हो गया, टेलीग्राफ वगैरह, तो ये किस लिए यूज करते थे, अपने लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए। पोस्ट सर्विस लेके आए थे, चिट्ठी वाला सिस्टम होता था पोस्ट सर्विस, ताकि चिट्ठी के थ्रू इधर से उधर मैसेज आता था, ठीक है, वही सब चिट्ठी वाला सिस्टम लेके आए थे, पोस्ट सर्विस जो है लेके आए थे। और दूसरा जो है मेरे बच्चे टेलीग्राफ सर्विसेज लेके आए थे। अगर आप ये देख पा रहे हो टेलीग्राफ, ठीक है, ये लेके आए थे, अपने फायदे के लिए लेके आए थे, बहुत एक्सपेंसिव कर दिया था टेलीग्राफ, ठीक है। टेलीग्राफ क्या है, वो ऐसे टाइप करते थे टक 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 टक, तो एक तरह से जो है उनका मैसेज जो है ब्रिटेन चला जाता था, ठीक है, एक तरह से प्रिंट आउट निकलता था और ब्रिटेन चल जाता था। वहां से वो जो जवाब देते थे वो टक 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 करके देते थे और हमारे पास जो है मैसेज आ जाता था। तो अब भाई, अब उनको बात करनी है इधर से उधर, तो वो पहले ब्रिटेन को ना जाएंगे बात करने, नहीं ना, तो क्या करते थे, टक 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 करके बात करते थे, फिर उनका मैसेज आ जाता था, ये भी
कर लेते, तो लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करते थे कि क्या नया लॉ लेके आया, क्या नया कानून लेके आया, क्या नई पॉलिसी बनाई जाए भारत में, कैसे उनको गुलाम बनाया जाए, तो ये सब इस्तेमाल करते थे। तो ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का इंट्रोड्यूस जरूर किया गया, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली था। क्यों? ताकि इंडियन लोग जो है इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। जो पर्पस था इस कम्युनिकेशन का, वो लॉज और ऑर्डर्स को जो है मेरे बच्चे क्या करना था, मेंटेन करना, इसका जो है मेरे बच्चे क्या था, पर्पस था। अब जो अगला टॉपिक है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कहने का मतलब है कि अब देखो, अंग्रेज आए हमारे देश में, हमारे देश को गुलाम बनाया। हमने बात कर ली कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, तो हमारे देश पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे इंडस्ट्रीज पे, हमारे फॉरेन ट्रेड पे, हमने सारी बात कर ली कि हमारे देश पे क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ा। अब अंग्रेज तो चले गए, अब बात ये करें कि अंग्रेज चले गए, चलो ठीक है, क्या उससे कुछ थोड़ा पॉजिटिव हुआ हमारे देश में? थोड़ा पॉजिटिव हुआ, तो कुछ चीजें हमारे देश में पॉजिटिव भी हुई अंग्रेजों के आने से। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। देखो भाई, रेलवे जरूर हमारे देश में लेके आए थे अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए वो लेके आए थे ताकि अपना व्यापार को बढ़ा सके हमारे देश में आके, ठीक है। लेकिन अब अंग्रेज तो चले गए, अब क्या रेलवे को उठा के लेके जाएंगे? नहीं। अब रेलवे हमारे देश में आई थी, अगर वो अंग्रेज नहीं आते हमारे देश में तो पता नहीं कितने और साल लग जाते हमें अपने देश में रेलवेज को लेके आने में, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ था। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। देखो, इससे पहले क्या होता था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए सब कुछ किया जाता था, आपको पता है, बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, मनी का कोई लेन देन नहीं होता था। लेकिन अब मनी का ट्रांजेक्शन होने लगा, मनी का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हर चीज जो एक्सचेंज है वो मनी में होने लगी, ठीक है, पैसे में होने लगी, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हमारे देश में होने लगी, यानी मनी का ट्रांजैक्शन होने लगा। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग पहले क्या होता था, सबसिस्टेंट फार्मिंग, जो उगाया जाता था खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के परिवार का पेट पालने के लिए उगाया जाता था। अब कमर्शियलाइजेशन हो गया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब जो उगाया जा रहा है वो बेचने के पर्पस से अब लोग उगाने लगे। अंग्रेजों ने उनको फोर्स किया था ना कि कमर्शियलाइजेशन करो, क्यों? बेचो, पैसा आया, ताकि वो पैसे को लेके जा सके ना, जमींदार लेके जा सके। तो अब वो चले गए, लेकिन अब लोगों में आया कि भाई अब आपको पता है, अंग्रेज आए, अंग्रेज कितने लालची थे, तो कुछ तो हमारे में भी आएगा वो लालच, है ना। तो अब लोगों पहले जो सबसिस्टेंट फार्मिंग थी, मोह माया से दूर थे, पैसे का कोई लालच नहीं था। अब कमर्शियलाइजेशन हम करने लगे थे, बेच के पैसा कमाने लगे थे, कमर्शियलाइजेशन हो गया। अब लोग जो है, फार्मर जो है, बेचने पर्पस के लिए उगाने लग गए थे, जो उगा रहे उसको बेचने लगे और उससे पैसा कमाने लग गए थे, कमर्शियलाइजेशन हो गया था। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का मतलब क्या? आप देखिए, अब हमें पता है हम क्या बन गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो देश में पैसा आ रहा था, है ना, आ रहा था। अब जो देश में पैसा आ रहा था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, उस पैसे को हमारे देश के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मतलब हमारे लोगों के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पैसे को अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कुछ मर्जी बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी खुद के ऑफिसेज, खुद की बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे थे, है ना। तो अब अंग्रेज तो चले गए, अब बिल्डिंग उखाड़ के तो नहीं जाएंगे, वो बिल्डिंग तो हमारे देश में ही है। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स वगैरह हमारे देश में है। अब जिसमें अगर मैं बात करूं, आजकल हम जाते हैं ना, घूमने फिरने जाते हैं टूरिस्ट एरिया में, तो हम कहते हैं ना अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग। अरे भाई, हमारे पैसे से ही बनाई गई है ना, हमारे पैसे से बनाई गई है, कोई कुछ नहीं करके गए हमारे लिए, अच्छा समझ लो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स हमारे देश में, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स वगैरह हमारे देश में आई है। कंट्रोल ऑफ फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब भुखमरी। देखो भाई, पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा लोग जो है मर रहे थे, बहुत ज्यादा देश में भूखमरी की सिचुएशन थी। लेकिन एक फायदा ये हुआ था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में एटलीस्ट भूखमरी की सिचुएशन नहीं होती। भूखमरी का मतलब एटलीस्ट लोग भूख से मर नहीं रहे थे, ठीक है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, हमारे देश में रेलवेज आई कब थी? 1850 में। लेकिन जो पहली ट्रेन चली थी हमारे देश में, वो चली थी बॉम्बे यानी मुंबई से थाने, यानी बॉम्बे से थाने चली थी, जो कब चली थी? 1853 में चली थी। तो याद रखना, आई कब थी? 1850 में। लेकिन पहली ट्रेन कब चली थी मुंबई से थाने? वो कब चली थी? 1853 के अंदर चली थी। एंड द लास्ट टॉपिक जो सबसे अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। एक है मेरे बच्चे सुएज कैनाल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट। व्हाट इज सुएज कैनाल? सुएज कैनाल क्या है? बड़ी ध्यान से समझना, ध्यान समझना मेरे बच्चे। ये आपका इंडिया मान लो, ठीक है, ठीक है, हाँ ये ले लेते हो। रुको, यहाँ पे मैं बनाती हूँ ब्रिटेन। रुको, ये ब्रिटेन ले लेते हैं, ये मान लो इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या होता था मेरे बच्चे, ध्यान समझ, पहले क्या होता था, जब, अब हमें पता है अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग इंडिया से रॉ मटेरियल ज्यादा लेके जाते थे, अपने देश में उसे प्रोडक्शन करते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, और फिनिश गुड्स को जो है मेरे बच्चे अपने देश से इंडिया में लेके जाते थे, और सीज के थ्रू, सीज का इस्तेमाल किया जाता है, शिप्स वगैरह के थ्रू क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे,
इंडिया से ब्रिटेन, उसमें प्रोडक्शन करते थे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को इंडिया में आके बेचते थे, हमें पता, ठीक है। तो पहले जो है शिप्स के थ्रू लेके जाते थे तो बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था उनको, जो है अफ्रीका में से गुजरना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ रहे थे, फ्यूल ज्यादा लग रहा था क्योंकि बहुत लंबा चक्कर पड़ रहा था, अफ्रीका से होकर आना पड़ रहा था, तो फ्यूल के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक कैनाल बना दी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक कैनाल बना दी यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, पेड़ पौधे काट के यहाँ से एक यहाँ पे पानी वगैरह आ गया, ठीक है, तो उन्होंने पेड़ पौधे काट के एक कैनाल बना दी और उस कैनाल का नाम क्या आ गया, सुएज कैनाल। इस कैनाल का नाम क्या है, सुएज कैनाल। पेड़ पौधे काट के यहीं से उन्होंने कैनाल बना दी, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ मेरे बच्चे, फायदा ये हुआ, अब ध्यान से समझिएगा, अब फायदा ये हुआ कि अब इंडिया से ब्रिटेन उनको फ्यूल का खर्चा बच गया। पहले उनको अफ्रीका से होकर आना पड़ता था, बहुत खर्चा बढ़ रहा था, तो अब इंडिया से ब्रिटेन अगर रॉ मटेरियल लेके जाते हैं तो फ्यूल का खर्चा बच गया, क्योंकि छोटा चक्कर लगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, ठीक है। अब ब्रिटेन से फिनिश गुड जो है वो इजिली इंडिया में लेके आने लगे और इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। तो अब इजिली जो है रॉ मटेरियल को इधर से उधर लेके जाने लगे, इजिली जो है फिनिश गुड्स को इधर से उधर लेके आने लगे, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, फ्यूल का खर्चा बढ़ गया। तो इस चक्कर में अब एक तरह से हुआ क्या, ब्रिटेन की यानी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली होगी। मोनोपोली का मतलब होता है कंट्रोल हो गया। क्यों, क्योंकि ज्यादा वो रॉ मटेरियल को जो है इंडिया से ब्रिटेन लेके आने लगे, ज्यादा प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके ज्यादा जो है वो इंडिया में आके बेचने लगे और पैसा कमाने लगे, उनकी मोनोपोली होगी। यही है बच्चे सुएज कैनाल। पहले अफ्रीका से गुजरना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता था क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती थी, लेकिन अब इन्होंने पेड़ पौधे काट के कैनाल बना दी, छोटा पड़ गया रास्ता, अब इजिली इंडिया से ब्रिटेन जा पा रहे थे, इजिली ब्रिटेन से इंडिया आ पा रहे थे। तो वही बात करें मेरे बच्चे। सो ये क्या, एक तरह से आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल क्यों बोला गया, क्योंकि पहले थी नहीं, ये बनाई गई है। आर्टिफिशियल क्यों बोला गया, क्योंकि पहले थी नहीं लेकिन बनाई इन्होंने, पेड़ पौधे काट के उन्होंने बनाई अपने फायदे के लिए, ठीक है। विच प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड होने लगा अब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। अब डायरेक्ट ट्रेड होने लगे, पहले अफ्रीका से होकर आना पड़ा था, अब उनको रास्ता छोटा पड़ गया, तो एक डायरेक्ट ट्रेड होने लगा इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। सुएज कैनाल आई कब थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1869 में आई थी। छोटा रास्ता 1869 में सुएज कैनाल आई थी। इससे पहले उनको वही अफ्रीका से होकर आना पड़ता था, तो बहुत लंबा चक्कर लग रहा था, बहुत खर्चा हो रहा था, फ्यूल का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हुआ क्या, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनका जो है बच गया, ठीक है, ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। मतलब इजिली वो रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले आ पा रहे थे, इजिली फिनिश गुड्स को इधर से उधर लेके जा पा रहे थे, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हुआ क्या, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचने से क्या हुआ, उनकी ब्रिटेन की मोनोपोली होगी। मोनोपोली होने का मतलब क्या है, अब वो इसलिए क्या करने लगे, ज्यादा इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाने वाले लगे, ठीक है, और ज्यादा अपने देश में प्रोडक्शन करके हमारे भारत में आके फिनिश गुड्स को बेचने लगे। तो उनकी क्या होगी, मोनोपोली होगी इंडियन फॉरेन ट्रेड पे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अंग्रेजों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी। ज्यादा वो लेके रॉ मटेरियल लेके आने लगे अपने देश में, ज्यादा प्रोडक्शन करके हमारे देश में फिनिश गुड्स को जो है मेरे बच्चे बेचने लगे। तो एक तरह से उनकी मोनोपोली होगी। तो याद रखना, आई कब थी, 1869 में आई थी, इस चीज को अच्छे से याद रख लेना। सो ठीक है बच्चे, तो यहीं पे मेरे बच्चे आपका चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्विक रिविजन कराने की कोशिश करी आपको चैप्टर की, ठीक है। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।